सामान्य अध्ययन के प्रश्नों की अभ्यास श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में से कौन सा व्यक्ति आज़ाद हिंद फौज से नहीं जुड़ा था? आंसर होगा इसमें आपका, ये आंसर इसमें आपका गलत दे रखा था। इसमें सभी लोग आज़ाद हिंद फौज से जुड़े थे। मेजर जनरल शाहनवाज खान, कर्नल प्रेम सहगल, कर्नल शौकत अली मलिक, मेजर करतार सिंह, ये सभी आज़ाद हिंद फौज से जुड़े थे। व्याख्या में है, कोई भी विकल्प सत्य नहीं है क्योंकि विकल्प में उल्लिखित सभी व्यक्तियों का संबंध आज़ाद हिंद फौज से है, किंतु आयोग ने उत्तर पत्रक में इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी माना था, यानी मेजर करतार सिंह। लेकिन ये गलत होगा, सभी लोग आज़ाद हिंद फौज से जुड़े थे, ये सही है, इसलिए ये क्वेश्चन गलत माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए। अगस्त प्रस्ताव, पूना समझौता, तृतीय गोलमेज सम्मेलन, सांप्रदायिक निर्णय। उपरोक्त घटनाओं को कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। नीचे कूट दिए गए हैं, व्याख्या में ही देख लेते हैं इसको। सांप्रदायिक अधिनिर्णय दिया गया था 16 अगस्त 1932 को। सांप्रदायिक अधिनिर्णय आया था 16 अगस्त 1932 को। 16 अगस्त 1932 को। पूना समझौता हुआ था 24 सितंबर 1932। 24 सितंबर 1932। तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 17 नवंबर 1932। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940। इस प्रकार इसमें ऑप्शन होगा बी सही है, जो कि होगा 4 2 3 1। यानी सबसे पहले आपका हुआ सांप्रदायिक निर्णय, फिर हुआ पूना समझौता, फिर हुआ तृतीय गोलमेज सम्मेलन, फिर पहले पे आ जाओ अगस्त प्रस्ताव। ये आपकी डेटें दे रखी हैं, ये आप याद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपीय तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है कहलाता है? आंसर होगा अधिकेंद्र, ऑप्शन बी अधिकेंद्र। पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपीय तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है अधिकेंद्र कहलाता है, जबकि जिस जगह से भूकंप का कंपन प्रारंभ होता है उसे भूकंप मूल कहा जाता है। जिस जगह से कंपन प्रारंभ होता है उसे भूकंप मूल कहा जाता है। भूकंपीय तरंगों को सर्वप्रथम अधिकेंद्र से रिकॉर्ड किया जाता है। व्याख्या को रिपीट कर लेते हैं एक बार। पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपीय तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है अधिकेंद्र कहलाता है, जबकि जिस जगह से भूकंप का कंपन प्रारंभ होता है उसे भूकंप मूल कहा जाता है। भूकंप मूल कहा जाता है। भूकंपीय तरंगों को सर्वप्रथम अधिकेंद्र से रिकॉर्ड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। गारो पहाड़ी मेघालय में है। गारो पहाड़ी, गारो जनजातियां भी होती हैं, ये भी मेघालय में पाई जाती हैं। गारो मेघालय, मिरी अरुणाचल प्रदेश, मिरी पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश, कोल्लई मलाई तमिलनाडु, कोल्लई मलाई पहाड़ी तमिलनाडु, डालमा झारखंड, डालमा झारखंड। रिवीजन के लिए एक बार और कर लेते हैं। गारो पहाड़ी मेघालय, मिरी अरुणाचल प्रदेश, कोल्लई मलाई तमिलनाडु, डालमा झारखंड। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारतीय तटीय राज्यों की संख्या। तटीय राज्यों की संख्या है, आंसर होगा ऑप्शन डी 9। व्याख्या है, भारत में कुल तटीय राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 13 है। जब सभी की पूछा जाएगा केंद्र शासित और राज्य तब 13, जिसमें सिर्फ राज्य होंगे 9। राज्यों की संख्या है 9। गुजरात है, गोवा, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो कि हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, दादर नागर हवेली तथा दमन दीव। क्वेश्चन नंबर 26, भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति निवास करती है? आंसर होगा ऑप्शन डी उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश। थारू जनजाति निवास करती है। थारू लोग दीपावली त्यौहार को शोक त्यौहार के रूप में मनाते हैं। व्याख्या है, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति है। उत्तराखंड और
उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति निवास कर रही है। उल्लेखनीय है कि थारू जनजाति उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है, जबकि उत्तर प्रदेश में गोंड तथा खरवार के बाद तीसरी बड़ी जनजाति है। संथाल एवं गोंड के बाद थारू बिहार की भी तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। क्वेश्चन नंबर 27 है, कथन ए, मिट्टी की प्रजातियों में से मृत्तिका अधिकतम जल धारण करती है। कारण आर, मृत्तिका में रंध्राकाश बड़े आकार के पाए जाते हैं। आंसर होगा इसमें आपका ऑप्शन सी, ए सत्य है किंतु आर गलत है। ए सत्य है, मिट्टी की प्रजातियों में से मृत्तिका अधिकतम जल धारण करती हैं। ये सही है आपका और ये गलत दे रखा है कारण आर। व्याख्या, मिट्टी की प्रजातियों में से मृत्तिका अधिकतम जल धारण करती है क्योंकि मृत्तिका में रंध्राकाश छोटे आकार के लगभग 0.002 mm के होते हैं। इस प्रकार प्रश्नगत कथन सत्य है जबकि कारण असत्य है। क्वेश्चन नंबर 28, विभिन्न प्रकार की मिट्टियों के जल धारण क्षमता का घटता हुआ क्रम। पहले पे होगा मृत्तिका, दूसरे पे होगा गाद, तीसरे पे होगा बालू। व्याख्या, घटता क्रम यानी अवरोही क्रम। पहले सबसे ज़्यादा किसमें ग्रहण करेगा, फिर दूसरे पे उससे कम, फिर तीसरे पे उससे कम। तो मृत्तिका, फिर गाद, फिर बालू। उल्लेखनीय है कि मृदा की जल धारण क्षमता रंध्राकाशों के आकार पर निर्भर करती है। जिनमें रंध्राकाश बड़े आकार के होते हैं उनमें जल धारण क्षमता कम होती है। क्वेश्चन नंबर 29 है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। बांध और नदी। दुलहस्ती बांध बना हुआ है चिनाब नदी पर। चिनाब नदी पर। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर। उकाई बांध तापी नदी पर। तवा बांध तवा नदी पर। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। दुलहस्ती बांध चिनाब नदी पर, गांधी सागर चंबल नदी पर, उकाई बांध तापी नदी पर, तवा बांध तवा नदी पर। क्वेश्चन नंबर 30 है, कौन सा शैल समूह भारत में धात्विक खनिजों का प्रमुख स्रोत है? निम्न में से कौन सा शैल समूह भारत में धात्विक खनिजों का प्रमुख स्रोत है? आंसर होगा ऑप्शन डी, धारवाड़ समूह। व्याख्या है, धारवाड़ शैल समूह भारत में धात्विक खनिजों का महत्वपूर्ण स्रोत है। सोना, लोहा, अभ्रक, क्रोमियम, तांबा, मैग्नीज आदि धातुएं धारवाड़ शैल समूह से प्राप्त की जाती हैं, जबकि कोयले के निक्षेप गोंडवाना समूह के शैलों में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, चुकिव कमाटा निम्न में से किस खनिज के लिए विश्व प्रसिद्ध है? आंसर होगा तांबा यानी चिली। निम्न में से किस खनिज के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तांबा। उत्तरी चिली की महत्वपूर्ण खान चुकिव कमाटा तांबा के निक्षेप के लिए प्रसिद्ध है। उल्लेखनीय है, विश्व में तांबा का सबसे बड़ा उत्पादक देश चिली है, जिसके पश्चात पेरू तथा चीन दूसरा और तीसरा स्थान है। क्वेश्चन नंबर 32, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। पंपाज घास के मैदान अर्जेंटीना में। पुस्टैज घास के मैदान हंगरी में। वेल्ड घास के मैदान दक्षिण अफ्रीका में। डाउन्स घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में। रिवीजन के लिए एक बार रिपीट करते हैं। पंपास घास के मैदान अर्जेंटीना में। पुस्टैज हंगरी में। वेल्ड दक्षिण अफ्रीका। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 33, जापान के निम्न 4 द्वीपों का उत्तर से दक्षिण अनुक्रम निम्न में से कौन सा सही है? उत्तर से दक्षिण यानी उत्तर ये हुआ, उसके बाद ये दक्षिण, फिर उसका दक्षिण, फिर उसका दक्षिण, यानी उत्तर से दक्षिण ये बताना है आपको, उत्तर से दक्षिण की ओर। तो पहले पे आपका होगा यहाँ होकाइडो सबसे उत्तर में होगा, यहाँ पे होकाइडो। फिर होन्शु होगा यहाँ दूसरे नंबर पे, होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, फिर तीसरे पे होगा शिकोकू, फिर चौथे पे होगा क्यूशू। व्याख्या, जापान मुख्यतः 4 द्वीपों होकाइडो,
शिकोकू, होन्शु, क्यूशू समूह का समूह है। इन द्वीपों का उत्तर से दक्षिण अनुक्रम होक्काइडो, पहले आपका होक्काइडो आएगा, फिर होन्शु आएगा, फिर शिकोकू आएगा, फिर क्यूशू आएगा। जापान का सबसे बड़ा द्वीप होन्शु है जो दूसरे नंबर पे है। होक्काइडो के बाद होन्शु है, ये सबसे बड़ा, होन्शु सबसे बड़ा द्वीप है जापान का। उसके बाद शिकोकू, क्यूशू सबसे दक्षिणी है। क्वेश्चन नंबर 34, माल्थस के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावकारी उपाय निम्न में से कौन सा है? आंसर होगा ऑप्शन सी, जन्म नियंत्रण। व्याख्या, माल्थस के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावकारी उपाय प्राकृतिक जन्म नियंत्रण है। उल्लेखनीय है कि माल्थस ने जनसंख्या के प्राकृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया और बताया किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या की वृद्धि गुणोत्तर श्रेणी में है, जबकि जीविकोपार्जन के साधनों में समांतर श्रेणी में वृद्धि होती है। उनके अनुसार यदि स्वयं के नैतिक नियंत्रणों के माध्यम से जनसंख्या नियंत्रण पर वृद्धि न पाया गया तो प्राकृतिक प्रकोपों द्वारा व्यापक अकाल मृत्यु होगी। उन्होंने यह निष्कर्ष भी दिया कि यदि जीवन निर्वाह के संसाधनों का अवरोध न हो तो प्रत्येक 25 वर्ष में जनसंख्या दुगनी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 35, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से कौन भारतीय राज्य में महिला साक्षरता न्यूनतम है? 2011 जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिला साक्षरता न्यूनतम है? आंसर होगा ऑप्शन बी, राजस्थान। व्याख्या, जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत में साक्षरता दर 73.0% है, यानी 73%, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 80.9% है तथा स्त्री साक्षरता दर 64.6% है, 64.6। उल्लेखनीय कि अधिकतम महिला साक्षरता दर वाले राज्यों का आरोही क्रम यानी घटते हुए क्रम हमें बताना है। केरल में सबसे अधिक है महिला साक्षरता, दूसरे पे है मिजोरम, तीसरे पे है लक्षद्वीप, चौथे पे है गोवा, जबकि न्यूनतम स्त्री साक्षरता वाले राज्यों का आरोही क्रम यानी घटते से बढ़ते क्रम में चलना है, आरोही। तो बिहार में सबसे कम है स्त्री साक्षरता, उसके बाद अधिक है अरुणाचल प्रदेश में, उससे अधिक है राजस्थान में, उससे अधिक है झारखंड में, उससे अधिक है जम्मू कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 36, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या में कमी आई है? आंसर होगा ऑप्शन ए, नागालैंड। व्याख्या, 2011 की जनगणना में नागालैंड की जनसंख्या में कमी आई है। उल्लेखनीय है कि 2001-2011 की अवधि में राज्यों में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर नागालैंड में -0.6% में, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों में अधिकतम जनसंख्या वृद्धि दर दादर नागर हवेली में 55.90% में है। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर 6.3% है। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर। क्वेश्चन एक बार और देख लेते हैं। 36वां क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या में कमी आई है? तो आंसर होगा नागालैंड। वर्ष 2011 की जनगणना में नागालैंड की जनसंख्या में कमी आई है। उल्लेखनीय है कि 2001-2011 की अवधि में राज्यों में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर नागालैंड में रही -0.6%। क्वेश्चन नंबर 37, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में साक्षरता सर्वाधिक थी? आंसर होगा मणिपुर। प्रश्नगत राज्यों में यानी जो प्रश्न में दिए हैं उनके अनुसार बताना है आपको। साक्षरता का अवरोही क्रम इस प्रकार है, मणिपुर में सबसे अधिक है। प्रश्नगत राज्यों के अनुसार ये बताना है आपको। मणिपुर है जिसमें 79.2%, फिर पंजाब में 75.8%, फिर असम में 72.20%, फिर मध्य प्रदेश में 69.30%। वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार राज्यों में सर्वाधिक साक्षरता दर केरल में है 94%, जबकि न्यूनतम साक्षरता दर बिहार में है 61.8%। क्वेश्चन नंबर 38, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का देश कुल जनसंख्या की प्रतिशतता है
सबसे अधिक क्वेश्चन कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का देश की कुल जनसंख्या का प्रतिशतता बताना है। आंसर होगा ऑप्शन बी 31.16 व्याख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार देश की नगरीय जनसंख्या कुल जनसंख्या का 31.2%, चाहे कहिए 31.16% या कहिए 31.2%, एक ही बात हुई, क्योंकि यदि 5 या 5 से बड़ा कोई अंक है तो उसके पहले वाले अंक को हम बढ़ा भी सकते हैं। यानी आप यहाँ पे था 31.16%, तो इसको हम ये भी कह सकते हैं 31.2%। उल्लेखनीय है कि 2011 की जनगणना की तुलना में वर्ष 2011 में नगरीय जनसंख्या 3.4% की वृद्धि हुई है। 2001 की जनगणना की तुलना में 2011 की जनगणना में नगरीय जनसंख्या में 3.4% की वृद्धि हुई है। क्वेश्चन नंबर 39, भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर निम्न में से किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व उच्चतम था? आंसर होगा ऑप्शन बी बिहार। व्याख्या है जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। देश में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व 1006, जबकि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश में 17 है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार में है 1006, जबकि न्यूनतम है अरुणाचल प्रदेश में 17 प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की बात हो रही है। यानी भारत में प्रति वर्ग किलोमीटर में औसतन रहते हैं 382 व्यक्ति, और वहीं बिहार में एक प्रति वर्ग किलोमीटर में बिहार में जनसंख्या घनत्व है 1106। वहीं अरुणाचल प्रदेश में प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्तियों की संख्या जिनका घनत्व है 17 प्रति वर्ग किलोमीटर में जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश में है 17। केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक जनघनत्व दिल्ली में है 11,320 प्रति वर्ग किलोमीटर में जनघनत्व है दिल्ली में 11,320। केंद्र शासित प्रदेशों की बात हो रही है। तथा न्यूनतम जनघनत्व अंडमान निकोबार में है 46 प्रति वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 40, वर्ष 2011 की जनगणना के गणना के आधार पर निम्न राज्यों में उनकी नगरीकरण की अवरोही क्रम में वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर निम्न राज्यों को उनके नगरीकरण के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, यानी घटते हुए क्रम में लिखना है। पहले सबसे अधिक, फिर दूसरे पे उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, ये बताना है। तो पहले पे सबसे अधिक नगरीकरण है आपका महाराष्ट्र। आंसर होगा इसमें ऑप्शन बी। इसके अनुसार तीसरे पे है महाराष्ट्र पहला, जो कि सबसे अधिक नगरीकरण है। उसके बाद उससे महाराष्ट्र से कम है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल से कम है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से कम है गुजरात। सबसे अधिक नगरीकरण है प्रश्नों के अनुसार महाराष्ट्र में, और सबसे कम है गुजरात में। यानी महाराष्ट्र है, उसके बाद पश्चिम बंगाल, फिर आंध्र प्रदेश, फिर गुजरात। व्याख्या सॉरी, इसमें ऑप्शन गलत दे रखा है, व्याख्या में सही दे रखा हुआ है, इसको काट दीजिए। व्याख्या पढ़ते हैं। व्याख्या में दे रखा है विकल्प सुमेलित नहीं है क्योंकि नगरीकरण अर्थात नगरीय जनसंख्या की प्रतिशत की दृष्टि से राज्यों का अवरोही क्रम इस प्रकार होगा। सबसे पहले प्रतिशत के आधार पर ये है, महाराष्ट्र 45.2%, सबसे अधिक है महाराष्ट्र 45.2%। दूसरे पे गुजरात 42.6%, आंध्र प्रदेश 33.4%, पश्चिम बंगाल 31.9%। तो इस प्रकार क्रम होना चाहिए 3 1 2 4, 3 1 2 4, 3 1 2 4। यहाँ क्रम होगा आपका 3 1 2 4, यानी महाराष्ट्र, फिर गुजरात, फिर आंध्र प्रदेश, फिर चौथे पे आएगा पश्चिम बंगाल। अवरोही क्रम ये होगा आपका, ये दे रखा है महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल। जबकि नगरीय जनसंख्या, अब वहाँ पे प्रतिशतता की बात थी, अब यहाँ पे जनसंख्या की दृष्टि से अवरोही क्रम बताना है। उसमें भी महाराष्ट्र नंबर 1 पे है,
फिर जनसंख्या की बात हो रही तो पश्चिम बंगाल दूसरे पे आ जाएगा, तीसरे पे आंध्र प्रदेश और चौथे पे चला जाएगा गुजरात। तो इस प्रकार हो जाएगा आपका विकल्प 3 4 2 1, 3 4 2 1। क्वेश्चन नंबर 41, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल नगरीय जनसंख्या में महानगरों की जनसंख्या की प्रतिशतता थी। आंसर होगा ऑप्शन सी 42.61%। व्याख्या है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल नगरीय जनसंख्या में महानगरों की जनसंख्या की प्रतिशतता 42.61% थी। उल्लेखनीय है कि 10 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले नगरों को महानगर की संज्ञा दी जाती है। वर्तमान में भारत में महानगरों की संख्या 53 है। क्वेश्चन नंबर 42, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या की प्रतिशतता न्यूनतम थी। आंसर होगा ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 31.2% है। राज्यों में न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशतता हिमाचल प्रदेश में है 10%, जबकि अधिकतम है गोवा में 62.2%, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या महाराष्ट्र में निवास करती है। उसके पश्चात उत्तर प्रदेश दूसरा स्थान रखता है। ओके, थैंक यू।